उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, मैं वैशाली प्रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके कार्यक्रम खुला आकाश में। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे जो न केवल एक खेल है बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। तथ्य में है तीरंदाजी। आज हम मिल रहे हैं बिहार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी अंजलि कुमारी जी से। तो आइए देखते हैं उनके कार्य क्षेत्र की कुछ झलकियाँ। बिहार की गर्वशाली बेटी हैं जिन्होंने तीरंदाजी में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्होंने बहुत ही कम संसाधनों के बीच खुद को एक सशक्त खिलाड़ी बनाया है और बिहार को तीरंदाजी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करवाया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी योगदान दी है, जैसे कि 2010 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और 2014 में एशियाई ग्राफिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर। इनके परिवार और कोचों का साथ इनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंजलि जी अब बिहार में तीरंदाजी के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए प्रयासरत हैं। इनका कहना है बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक अच्छे कोच और संसाधन की। तो अभी आपने देखा अंजलि कुमारी जी की कार्य क्षेत्र की कुछ झलकियां जिसमें उन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो आइए मिलते हैं अंजलि कुमारी जी से। नमस्कार अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैशाली जी। जैसे कि हम जानते हैं अंजलि जी ने बिहार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई मेडल प्राप्त किए हैं और बिहार का नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में। अंजलि जी, जैसे कि हम देख सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुकी हैं और आपने कई उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि जब हम जीवन में किसी भी उद्देश्य को चूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे हमें लक्ष्य निर्धारित करने से पहले एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब आपने तीरंदाजी को अपने करियर के रूप में चुनने का फैसला किया तो आपको किससे मार्गदर्शन मिला और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आई? मैंने 2004 में आर्चरी स्टार्ट किया था और मैं उस समय काफ़ी छोटी थी। मेरे भैया जो थे, बड़े भैया मेरे हरेश कुमार, जो कि अभी भारतीय खेल प्राधिकरण में एक प्रशिक्षक के रूप में, तीरंदाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनके देख रेख में और उनके मार्गदर्शन से मैंने अपना तीरंदाजी का करियर स्टार्ट किया। मेरी फैमिली जो है वो खेल फैमिली है और मेरे बड़े भाइयों का ही सपोर्ट रहा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेरणादायक अनुभव रहा अंजलि जी के बारे में जानने के बाद कि कैसे उनको एक बहुत ही खेल पूर्वक माहौल मिला। उनकी जो डायरेक्शन थी, उनके बड़े भाई ने उनको इस क्षेत्र के लिए प्रेरित किया और मार्गदर्शन किया। लेकिन कई बार हमें इस क्षेत्र में जानकारी नहीं होने से हम इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। तो अंजलि जी, जैसे आपने बताया कि आपका ये जो क्षेत्र था इसमें आप अपने बड़े भैया की वजह से आए और आपको उनका मार्गदर्शन मिला, तो आपका जो अभ्यास होता था या फिर आपकी जो पूरी जर्नी रही उसमें आपको क्या क्या मुश्किलें आईं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी उपलब्धियों को देखते हुए समझ में आता है कि आपने बहुत अभ्यास किया है, बहुत उलझनें भी सही होंगी। तो उसके बारे में हमें कुछ अपने अनुभव साझा कीजिए। बिल्कुल, उलझनें तो बहुत आई थी, लेकिन मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया तीरंदाजी का तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ तो चोट भी बहुत लगती थी
काफ़ी इंजरीज होती थी, जिसके कारण बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं आ पाता था, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। लोग अच्छे प्लेयर जो है वो 8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने आप को अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मैं 10-12 घंटे लगातार मेहनत करती थी, और मैं रात को भी नाइट प्रैक्टिस करती थी, जो कि मैं अपने घर पे ही एक टारगेट लगा के और मैं 1 घंटा उसका अभ्यास करती थी, ताकि मैं अपनी जो एम्स है मैं उनसे चूकूँ ना, और मैं उस पर अडिग रहूँ, और मैं जितना हो सके उतना अपना बेस्ट और बेस्ट दे सकूँ। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। जैसे कि मैम ने बताया कि इनकी अपने अभ्यास के जो घंटे का इन्होंने विवरण दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभ्यास के बिना तो शायद मंजिल पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जहां हम बात करते हैं अभ्यास की, तो हमारे संसाधन जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीरंदाजी एक एक्सपेंसिव खेल है जो कि अभ्यास से शुरू होते हुए जब आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तो संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि अंजलि जी, आपको संसाधनों के बारे में अगर बात करें तो आपको किस तरीके से वो चीज़ें मिली, या फिर आपको उसमें भी मशक्क़त करनी पड़ी? जी वैशाली, मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और उस समय मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी इक्विपमेंट्स ख़रीदने में, क्योंकि इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होते थे। इस कारण से मेरे भाई उतना एफ़र्ट नहीं कर पा रहे थे, फादर उतना एफ़र्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों ने भी हिम्मत मुझे दी, बहुत हिम्मत दी, और वो पार्ट टाइम मतलब जॉब करके उन पैसों से धीरे धीरे उन्होंने मुझे सेकंड हैंड एक धनुष गिफ्ट किया, और उसके बाद मैंने उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और मैं अच्छा कर पाई हूँ उससे। जी जी, तो जैसे आपने समझा कि तीरंदाजी में धनुष और बाण का इस्तेमाल होता है, ये तो बहुत ही समझ से आ रहा है, लेकिन ये जो संसाधन होते हैं ये आम तौर के नहीं होते हैं, बहुत ही टेक्निकल होते हैं, और इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो मैम, जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि किसी भी खेल में, और ख़ासकर जब तीरंदाजी की बात करते हैं, तो उसमें आर्थिक संपन्नता आपको आगे पहुंचाने में मदद करती है? क्योंकि जो सरकारी तौर पे जो आपको संसाधन मिलते हैं वो आप वहाँ हमेशा नहीं बैठ सकती हैं, और ना ही उनके प्लेग्राउंड में हमेशा ही प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आज के युवा अगर चाहें कि इस क्षेत्र में आएँ, तो किस तरीके से इस मुश्किलों को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अभी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में कार्यरत हूँ, और अभी हमारा बिहार सरकार जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है नई युवा पीढ़ी को। अभी हमारा एक मुहिम भी चल रहा है, जिससे पूरे राज्य में हम एक एकलव्य स्कूल जो है उनके लिए हम टैलेंट हंट कर रहे हैं। और अब पहले जैसी अब बात नहीं रह गई कि हमें और दूसरे राज्यों में अपना अभ्यास करने जाना पड़ता था। बहुत सारी मुश्किलें आती थी कि प्रैक्टिस इक्विपमेंट्स भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो भी काफ़ी कॉस्टली होता था, और वो हैवी होने के साथ साथ, कॉस्टली होने के साथ साथ उनको हमेशा ग्राउंड पे लगाना, सेटअप करना, एक सही ग्राउंड चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी का एक गेम है। अगर थोड़ा भी चूक होता है तो किसी को लग सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए अब जो है हमें एक ग्राउंड, अच्छा प्ले ग्राउंड मिल रहा है, जो कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग दे रहा है। और साथ ही दोनों के सरकार और हमारे ये की वजह से हम लोग अच्छे अभी टैलेंट हंट कर पा रहे हैं, और जो कि अब नए युवा जो पीढ़ी है उनको इस तरह का किसी संघर्ष से गुजरना नहीं पड़ेगा। उनका इक्विपमेंट भी सरकार दे रही है। जी जी, तो जैसे कि आपने समझा अंजलि कुमारी जी के बातों से और तीरंदाजी के अनुभव से, इन्होंने बताया कि कैसे तीरंदाजी धैर्य, एकाग्रता और अपने लक्ष्य पे बहुत ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अदरवाइज आप अपने लक्ष्य से चूक सकते हैं। तो जी अंजलि जी, जैसे कि हमने बात करी कि आपकी उपलब्धियों के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी इन उपलब्धियों की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि मेहनत और अभ्यास तो बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी आपकी पहचान तभी बनती है जब आप कोई एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल,
मैंने 2004 से आर्चरी स्टार्ट किया और मेरा आर्चरी का करियर जो है वो झारखंड टाटा नगर से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे पापा एक टाटा कंपनी में एक एज एम्प्लॉय काम करते थे और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। लेकिन आर्चरी का करियर वहाँ स्टार्ट हुआ, चूँकि बिहार में इसका कोई स्कोप नहीं था और चूँकि मेरे फैमिली में भी स्पोर्ट्स पर्सन थे तो मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत रोचक लगा। क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग रामायण महाभारत देखते थे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसमें केवल पुरुष ही करते थे, महिलाएं उसमें कम थी। लेकिन मुझे अंदर से एक इंटरेस्ट था कि मैं भी वो कर सकूं। मेरी फैमिली मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे फादर को ऐसा लगता था कि मेरी बेटी इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएगी, लेकिन जब उन्होंने मेरे लगन को, मेरे परिश्रम को उन्होंने देखा कि मैं सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करती हूँ, तो उनको लगा कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और मैं युवाओं को भी यही प्रेरणा दूंगी, यही मैं कहूँगी कि आप मेहनत अपनी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट मिलना ही है। मैंने 2009 से 2015 तक मैं लगातार नेशनल चैम्पियन रही हूँ, सीनियर नेशनल चैम्पियन रही हूँ और 2010 में मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चाइना में ब्राउन्ज मेडल लिया था। उस समय से मैं बिल्कुल पूरी चर्चित हो गई। तो मेरी करियर जो है यहाँ से ही चर्चा का विषय रहा है। जी जी, तो आपने समझा कि इनकी उपलब्धियों की शुरुआत कहाँ से हुई और इसी के साथ हम अभी आगे की अपने एपिसोड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में दोबारा से। और आइए जानते हैं अंजलि कुमारी जी की प्रेरणादायक बातें जो वो हमसे साझा कर रही हैं। तो अंजलि जी, आपने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, कैसे इसने आपका मनोबल बढ़ाया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जीवन में सिर्फ उपलब्धियां नहीं होती हैं, कई बार हमें चुनौतियां भी मिलती हैं और इन चुनौतियों का सामना हमें बहुत ही दृढ़ता से करना होता है। तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी चुनौती आई जिसकी वजह से आपके खेल के क्षेत्र में आपको कुछ रुकावटें महसूस हुई या फिर आपको अपनी दिशा बदलनी पड़ी? कुछ ऐसी चुनौतियां जो आपने फेस करी हों अपने जीवन की? जी वैशाली जी, बिल्कुल हर एक प्लेयर्स के साथ होता है। जब वो प्रैक्टिस में ज़्यादा करने लगते हैं और ज़्यादा अच्छा होने लगता है, जब उनका टूर्नामेंट टफ हो जाता है और वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहते हैं तो इंजरी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मेरे साथ भी हुआ था। मुझे 2012 से ही टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम था और टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैं 2 टाइम फिजियोथेरेपी लेती थी और उसके बाद खुद भी जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस था वो भी करती थी और उसके साथ साथ टूर्नामेंट चूँकि बिल्कुल नज़दीक होता था तो मुझे साथ के साथ ही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना पड़ता था। इस कारण से बहुत मुश्किलें आती थी, क्योंकि इतने पेन में इतना 5 किलो लगभग बो होता है, बो का वेट 5 किलो के आसपास होता है, ये कैरी करके। और चूँकि ये मेरे लेफ्ट हैंड में ही था, मैं राइट हैंडर मतलब शूटर हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो मैं लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती थी। तो इस समय ऐसा परेशानी मुझे ऐसे इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं टीम से धीरे धीरे आउट होने लगी, इंडियन टीम से, और जो कि मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी इस वजह से। तो उस समय भी मेरी फैमिली ने, मेरे कोच, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने, और मुझे कहा कि आप कम से कम आर्चरी से जुड़े रहो और आप आर्चरी अभी नहीं करके कम से कम एक कोचेस का जो कोर्स होता है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ईस्टर्न सेंटर कोलकाता में होता है, वहाँ पे आप 1 साल का जो कोचिंग का कोर्स है वो सीखो, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इतना दिन में आपका जो इंजरी है वो रिहैब हो जाएगा और उसके बाद अपने आप आर्चरी को आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं एज अ कोच, एज अ प्लेयर। जी जी, तो अंजलि जी की चुनौतियां आपने सुनी। टेनिस एल्बो जो कि एक कोहनी का प्रॉब्लम होता है जो आपके कोहनी पे आती है, और क्योंकि धनुष को आपको अपने हाथों से बहुत ही भारी होते हैं, तो इस दौरान जो इनकी परेशानियां हुई वो एक खिलाड़ी के लिए सच में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप शारीरिक तौर पे स्ट्रांग नहीं रह पा रहे हैं तो आपका कार्यक्षेत्र
दिन प्रतिदिन निरंतर नीचे की ओर चलने लगता है। और उस वक्त जो आपका मनोबल है उसे कैसे बांध के रखें, कैसे स्ट्रांग रखें, उसकी बातें अंजलि जी ने बताई कि कैसे उनके परिवार ने उनको बहुत ही ज़्यादा ताकत दी और वो अपने इस खेल के क्षेत्र को छोड़ने के बजाय एक दूसरा पहलू चुना जो कि एक शिक्षक के रूप में था। तो अंजलि जी, आपने बताया कि आप अब एक शिक्षिका हैं, आप बच्चों को सिखाती हैं आर्चरी के बारे में। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो युवा हैं और आप उनको इसके लिए बहुत ही प्रेरित करती होंगी। तो जो आप उनको बताती हैं उनकी कुछ झलकियां हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि कैसे युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और इस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चों को मैं सिखाती। तीरंदाजी एक प्राचीन और रोमांचक खेल है जिसे हम आर्चरी के नाम से जानते हैं। यह एक प्राचीन विद्या है जिसे ऐतिहासिक समय में युद्ध के दौरान प्रयोग किया जाता था। तीरंदाजी एक धनुष और तीर का खेल है जहां खिलाड़ी को एक धनुष से तीर चलाना होता है और एक निर्धारित लक्ष्य को मारना होता है। आधुनिक युग में तीरंदाजी ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। यह खेल न केवल शारीरिक शक्ति और सटीकता की मांग करता है बल्कि मानसिक धैर्य और एकाग्रता का भी प्रशिक्षण करता है। तीरंदाजी अब सिर्फ एक पारंपरिक खेल नहीं रह गया है बल्कि यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के युवा इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भारत के तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तीरंदाजी ने तकनीकी विकास और आधुनिक उपकरणों के कारण खेल को और चुनौतीपूर्ण और आकर्षक बना दिया है। आपका स्वागत है खुला आकाश में दोबारा से। तो अंजलि जी, आपकी मैंने झलकियां देखी, अभी हमने दर्शकों ने झलकियां देखी आपके कार्य क्षेत्र की, कैसे आप ट्रेनिंग दे रही हैं और इसके बारे में बच्चों को समझा रही हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे उपकरण हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इसी के बारे में हम बातें कर रहे थे कि कैसे युवा अपने आप को इस क्षेत्र में ला सकते हैं और अपनी सुविधाएं उस हिसाब से बना सकते हैं। जी, ऐसा है कि तीरंदाजी 3 कैटेगरी में है। एक है इंडियन राउंड, एक रिकर्व और एक कंपाउंड। इंडियन राउंड जो है वो एक भारतीय तरह का एक खेल उपकरण है जो कि पहले बांस के वो से बनाया जाता था, बांस और लकड़ी से, और उसमें लकड़ी का ही तीर लगता है। रिकर्व और कंपाउंड जो है वो यूएसए मेड और कोरिया मेड होते हैं, इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। आप बेसिक स्तर से जब अगर आप आर्चरी करते हैं और आपको सीखना है तो आप इंडिया राउंड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेस है, आपको उससे सीखना पड़ेगा, तब जाके आप रिकर्व और कंपाउंड में बेहतर कर सकते हैं। जी जी। तो संसाधन हमारे हिसाब से और अंजलि जी के हिसाब से कोई आपकी रुकावटें नहीं हैं। आप शुरुआत पहले स्तर से होते हुए आगे के स्तर पे जा सकते हैं और ये बखूबी अंजलि जी अपने अनुभव से हमसे साझा कर रही हैं। और ये युवाओं को अगर इस कार्य क्षेत्र में मज़ा आ रहा है या फिर अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि पहले स्तर को कवर करने के बाद ही आप आगे के स्तर में जा सकते हैं। तो अपने स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम पहुंचते हैं। तो अंजलि जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, आप देश विदेश पहुंची हैं और देश विदेश के खिलाड़ियों के साथ भी आप मिली हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा और आपको कैसा महसूस हुआ जब आप भारत से दूसरे देश में गईं और आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात होती है जब आप दूसरे स्टेट में अपने देश का झंडा लहराओ। मेरे लिए भी ये हुआ और मैंने भी ये किया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। 2 ही लोग ऐसे होते हैं, एक आर्मी वाले लोग और एक खिलाड़ी जो कि दूसरे देश में अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है। 2011 में जब हम लोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल रहे थे और मैक्सिको की टीम के साथ हमारा मैच चल रहा था,
हमारा लगभग एरो टाई था। मेरा एक लास्ट एरो जो कि डिसाइड करता कि हम लोग विन कर रहे हैं और लूज़ कर रहे हैं, उस समय जो मेरी धड़कन थी, मैं पूरा वाइब्रेट कर रही थी। और मेरे साथ साथ जो मेरे कोच थे उनकी भी, मतलब सबकी जो इंडिया से थे उनकी पूरी धड़कन रुकी हुई थी। और जैसे ही मैंने एरो शूट किया, मैंने खुद भी नहीं देखा, मेरी आंखें बंद हो गई। और जैसे ही मतलब पीछे से कोच चूँकि मेरे भैया ही गए थे, जैसे ही मेरे कोच ने चिल्लाया कि यस वी आर विन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब रोने लगी कि मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे कि मतलब हम लोग जीत गए। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा फ्लैग जो नेशनल एंथम जब बजता है मेडल सेरेमनी के टाइम पे, उस समय जो अंदर से एक वो होते हैं कि पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। और उस समय ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने अपने जीवन में अपने देश के लिए कुछ किया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात होती है। और वो बहुत बहुत प्रीसियस मोमेंट होता है जिसको आप कहीं कैद नहीं कर सकते हो। वो ऐसा मोमेंट रहता है कि आज भी जब मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी जी जी, मैं आपके भावनाओं को समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, क्योंकि जब अभी वर्ल्ड कप में, क्रिकेट में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब जो जोश पूरे विश्व में दिख रहा था, वही जोश मुझे अभी आपके चेहरे पे दिख रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही जोशीला भाव था आपका। तो अंजलि जी, जैसे तीरंदाजी के बारे में बहुत सारे अवधारणाएं हैं, और ये ज़रूर हुआ होगा कि जब आपने इस क्षेत्र में आप शुरुआती दौर पे आई होंगी तो आपका मनोबल नीचे खींचने वाले भी बहुत होंगे, जो आपको बताते होंगे कि खेल तो ठीक है लेकिन इसको अपना व्यवसाय, मतलब अपने पूरे जीवन का फोकस बनाना सही नहीं होगा। तो क्या ऐसी उलझनें आई थी, ऐसी चुनौतियां आई थी? जी बिल्कुल वैशाली जी, ये सभी के साथ होता है, हर एक प्लेयर्स के साथ होता है कि जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उस टाइम पे परिवार का, आपके जो सोसाइटी है उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। कुछ सोसाइटी में ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कि आपको खींचते हैं नीचे की तरफ कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आप अगर ऐसा कर रहे हो। इनफैक्ट कि घर वालों को भी, माता पिता को भी कहते हैं कि आप बेकार की चीज़ों में उसको डाल के रखा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं रिजल्ट आने वाला, ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा इसको पढ़ाओ, आगे चल के इसकी शादी कर देंगे, अच्छे घर में जाएगी। और ये सब अवधारणाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आप जो करना चाहते हो आप करो। और आज जो है, मैं एज अ कोच, एज अ प्लेयर, मैं अभी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में हूँ। और ये जो नौकरी है मुझे, ये बिहार सरकार ने मुझे मेरी उपलब्धियों को देखते हुए दी थी। तो मैं हमेशा युवाओं को ये इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि आप अपने जो लक्ष्य हैं उस पर अडिग रहिए, आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा अभ्यास करते रहिए। आपकी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहना चाहिए, बाद बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। सोसाइटी का काम है, अगर आज आप अच्छे लेवल पे हो तो आपको वो सपोर्ट करती है, और अगर आप नीचे आ जाते हो तो फिर वो आपको ये कहने लगती हैं कि नहीं, इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं, टाइम पास कर रही थी। सो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यूअस रखिए प्रैक्टिस और अपना एम हमेशा फोकस्ड रखिए। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारी युवाओं के लिए कि कैसे खेल और अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे आपको संतुलन बनाए रखना होता है, क्योंकि रुकावटें सिर्फ आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे और अन्य तरीके से नहीं हो सकती हैं, कई बार आपके घर से भी शुरू हो सकती हैं। जैसे आपका प्रोत्साहन आपके घर से शुरू होता है, उसी तरीके से आपकी चुनौतियां भी शुरू होती हैं। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित रखना है और डिटे रहना है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने अलग अलग क्षेत्र में किया है, अपना करियर को चेंज किया है। जैसे आप पहले एक खिलाड़ी थी, अभी आप एक कोच हैं। तो क्या भविष्य की योजनाएं आपने सोच रखी हैं कि आगे चल के आपको क्या करना है, या कुछ ऐसा अपने बिहार राज्य के लिए या फिर युवाओं के लिए कुछ ऐसा योजना जो आपकी हो, जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी बिल्कुल वैशाली जी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अब पहले जो मुश्किलें हो रही थी हमें
मेरी जो मैंने पढ़ाई की मास्टर्स की पढ़ाई मैंने अमृतसर में की है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। मुझे इसलिए वहाँ जाना पड़ा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेयर्स को अच्छा एक पैकेज देती है कि आपको इक्विपमेंट के साथ साथ आपको हॉस्टल्स, पढ़ाई, सब कुछ वो उसकी मतलब जो भी खर्च होता है उसका जो अदायगी है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। तो अब जो है मैं एज अ कोच मैं ये अब यहाँ पर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के हमारे जो महानिदेशक और निदेशक सचिव हैं, हम लोगों ने उनके साथ भी बात किया है और मैं इस स्तर के लिए बच्चों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, पलायन नहीं करना पड़े प्रैक्टिस करने के लिए, इस वजह से हम लोग अब जो है हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं एकलव्य स्कूल का, और जिसके वजह से हम लोग ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों को, ट्राइबल बेल्ट के बच्चों को हम लोग कवर कर रहे हैं और हम लोग उनका टैलेंट हंट कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रशिक्षकों के देख रेख में अच्छे प्लेयर तैयार हो सके और हमारे प्लेयर ओलंपिक तक जा सके। जी जी। तो आपने समझा कि कैसे जब कोई खिलाड़ी अपने जोश में होता है और उसके प्रति इतनी प्रेरणादायक बातें बता सकता है तो वो एक कितना अच्छा शिक्षक होगा और अपने संस्था में वो किस तरीके से चीज़ों को सिखाएंगे। तीरंदाजी के बारे में हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ अंजलि कुमारी जी से समझी और यह समझा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको जाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, किस तरीके से अपना प्रशिक्षण करना होता है, अभ्यास करना होता है, अपने मानसिक संतुलन को और अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखना होता है, क्योंकि यह खेल है समर्पण का और आपको समर्पित होना पड़ता है। तो जी मैम, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक बातें बताई हमारी दर्शकों को और उनकी बहुत सारे आई थिंक उलझनें आपने ख़त्म करी होंगी, क्योंकि ओलंपिक में अभी हमारे जो मेडल्स मिले हैं इंडिया को, उसके बाद बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में अपना रुझान दिखा रहे हैं और यह शो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरीके से युवाओं को और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करते रहें। तो धन्यवाद बहुत बहुत अंजलि जी। तो आपने जैसे देखा कि अंजलि जी से मिलकर हमने कितनी सारी बातें समझी और अपने रुझान को, अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कहाँ से ट्रेनिंग करनी है, ये सब कुछ आपने समझा। तो हम इसी तरीके के नए नए प्रेरणादायक एपिसोड आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कैसे ज़िंदगी में हम अपने समर्पण को और दृढ़ बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं खुला आकाश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी जी आपको चाहूँगी दर्शकों से कि अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं तो वो हमें लिख सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पे और अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए अलविदा। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।